स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 29 पार्ट बी। ओके, सो सबसे पहले आ जाता है आपका डेरिवेशन की हम बात करेंगे, वो भी किसका, करंट्स जो भी आपकी पीजेटी के अंदर होती है, ठीक, करंट्स का डेरिवेशन। और अभी हम ले रहे हैं पीएनपी टाइप का पीजेटी, तो ये आपका पी एमिटर कलेक्टर पी और आपका बीच में एन टाइप का आपका बेस हो गया। ओके, ये दोनों आपके जंक्शन हो गए, जिसको मैं ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये जेई जंक्शन हो गया आपका और ये आपका जेसी जंक्शन हो गया। तो इतना सिंपल सा है। फिर हमने ये डायग्राम बना लिया। ओके, ये आपका एक्सेस कैरियर जो भी जिस तरीके से रिकम्बाइन होंगे इसके इधर जंक्शन के इस साइड और जंक्शन के इस साइड, उसका ग्राफ। ओके, ऐसे ही जंक्शन के इधर कितने रिकम्बिनेशन हो रहा है, इधर जंक्शन के इधर देखेंगे जेसी जंक्शन, और ये जे ई जंक्शन है आपका, तो जेसी जंक्शन के इधर आपका रिकम्बिनेशन बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ से फिर इधर बढ़ना शुरू होगा ऊपर की तरफ, और ये घटना शुरू होगा रिकम्बिनेशन। सबसे ज़्यादा रिकम्बिनेशन होगा इस जगह पे। आप ये समझो रिकॉम्बिनेशन जो होता है, अब जेई जंक्शन क्योंकि फॉरवर्ड बायस है, इसको भी साथ में लिख देते हैं, ये रिवर्स बायस है। तो फॉरवर्ड बायस के बिल्कुल जैसे ही आप जंक्शन की एज पे जाएंगे मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन होगा, और फिर ये रिकॉम्बिनेशन घटेगा। और रिवर्स बायस के जंक्शन के एज पे मिनिमम रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, ये मिनिमम रिकॉम्बिनेशन होता है, और यहाँ मैक्स रिकॉम्बिनेशन होता है, और ये मिनिमम इधर जाते जाते आपका बढ़ना शुरू कर जाता है। तो ये आपका डायग्राम हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये डायग्राम आपका वही जो चैप्टर नंबर 2 में हमने ये सब ये पढ़ा है, ठीक है, जंक्शंस के अंदर ये सब डिटेल में पढ़ा है, तो वहाँ से लिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, इस लेक्चर और इस टॉपिक में डेरिवेशन जो है आपका चैप्टर 2 के डायग्राम्स और चैप्टर 1 का आपका जो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला पार्ट है, तो वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे पूरा पूरा। अब ये टर्म आपको दिख रहे होंगे, ये इक्विलिब्रियम पे लेवल होता है, तो वो आपने ले लिया पी एन नॉट बी, ठीक है, बी क्योंकि बेस के लिए है, और पी आपका ये आपका बीच में क्या है, होल के बारे में बात कर रहे हैं, और क्योंकि हम इस एन जंक्शन में बात कर रहे हैं तो एन नॉट। ओके, जिस तरीके के सेमीकंडक्टर की बात करते हैं उसको सबस्क्रिप्ट में लेते हैं, ये एन नॉट सबस्क्रिप्ट में लिया, नॉट मतलब क्योंकि इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं। ऐसे ये हम पी सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो पी नॉट, और ई क्योंकि ये हमने एमिटर के लिए लिया है इस तरीके से। और ऐसे यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, पी नॉट क्योंकि पी टाइप का ये आपका सेमीकंडक्टर है, और आपका सी क्योंकि कलेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हमने कर दिया है। इसमें जो भी वेरिएशंस आए, अच्छा अलग अलग एक्सेस होती हैं इसमें। कैसे, आपका ये एक्सेस है x इक्वल टू 0, मतलब आप जो बीच वाली एक्सेस ले रहे हो, बीच वाली पूरी एक्सेस वो आपने x ले ली सिंपल। ओके, इसको हाईलाइट में कर देता हूँ ये। फिर आपने अलग अलग साइड में जाओगे जंक्शन के, तो आपको डिफरेंट एक्सेस लेनी पड़ेंगी। यहाँ पे x डबल डैश ले ली, ये पूरी एक्सेस x डबल डैश है, यहाँ पे x डबल डैश 0 है इस जंक्शन की एज पे। तो अभी इन्हीं वैल्यू का इस्तेमाल करके हम बाउंड्री कंडीशंस को सॉल्व करेंगे। ओके, जब जंक्शन जेई की बात करेंगे तो उसके एक तरफ x इक्वल टू 0 है, एक तरफ x डबल डैश इक्वल टू 0 है। सिमिलरली यहाँ पे देखें, ये x डैश है आपका एक्सिस, ठीक है, और ये x डैश इक्वल टू 0 है इस वैल्यू पे। ये डायग्राम आप पॉज करके देख सकते हैं, और बाकी तो पूरा मेरे हिसाब से समझ में, इसमें एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी, ऐसा इसमें कुछ भी खास नहीं है। अब एक चीज़ और है सिंपल सी कि भाई ये जो NPE है, ठीक है, अब NPE मतलब यहाँ पे नॉट हटा दिया, मतलब ये इक्विलिब्रियम के अंडर बात नहीं है, तो ये आपका नॉट आइडियल केस है फॉर x डबल डैश एक्सिस के लिए, इस एक्सिस के लिए। तो ये ग्राफ को शो कर रहा है कि NPE की वैल्यू आपकी इस तरीके से कम हो रही है। ओके, जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है वैसे वैसे ये वैल्यू कम हो रही है। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। अब आगे बात करते हैं, और ये लॉजिक तो आपको समझ में आया कि ये ग्राफ ऐसा क्यों बना, ठीक है। ये मैंने डिटेल में बात करी है कि आप हमेशा जंक्शन के एज पे चेक करोगे, जहाँ फॉरवर्ड बायस होगा आपको उस ग्राफ को ऊपर से नीचे की तरफ बनाना है, ठीक है। ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, तो इसके इधर और इधर दोनों तरफ आपका ये ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है। जंक्शन के जो बॉटम वाले एज हैं यहाँ पर कोई मतलब नहीं इसका, क्योंकि ये यहाँ पर रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस में क्या है कि ये आपके जंक्शन के एज से ही नीचे से शुरू हो रहा है ग्राफ, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आपको देखे रहना है। ओके, एक चीज़ और है, अब अगर ये रिवर्स बायस होता तो ये ग्राफ भी कुछ इस तरीके से बनाया जाता, ना कि ऊपर की तरफ जैसा कि ये वाला बना है। ओके, और ये ग्राफ ऐसा क्यों नहीं बना, अब आप कहेंगे कि ये रिवर्स बायस है तो ये ग्राफ ऐसा क्यों नहीं बना। तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि हमको इसको, पहली बात तो इसका पी एन नॉट भी की वैल्यू ऊपर है काफ़ी, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे एक्सिस ऊपर है, और यहाँ तक ले जाएंगे और फिर हम इसे कंटिन्यूटी में कनेक्ट करना पड़ेगा ग्राफ को। तो इस वजह से ये जो ग्राफ है ये आपका ऐसे नहीं बना है। ग्राफ एक एक लाइन बता दी कि कहाँ क्यों बनना चाहिए और क्यों ज़रूरी है, वो हमने देख लिया। ओके, अब हम बात करते हैं रिमेंबर फ्रॉम चैप्टर 1 ADC बेसिक्स, ठीक है, इसको मैंने पहले ही लिख दिया है।
तो ये सब चीज़ें हम चैप्टर 1 से देखते हैं कि आपका पी एन नॉट बी जो हुआ करता था ni² अपॉन एन बी के इक्वल होता है। ओके, ये बी क्या है आपका बेस में एन की मतलब एन डी वाला जो होता है ना डोपिंग, तो उसी को हमने बेस के लिए एन बी ले लिया है, ये चीज़ है। ओके, और ये आपने एन सी कलेक्टर के लिए, एन ई आपने एमिटर के लिए, तो एन पी नॉट सी, एन पी नॉट ई और पी एन नॉट बी आपने ले लिया अलग अलग। अब आपको याद रखना है कि ये आपका एन है टाइप का सेमीकंडक्टर था, ये क्योंकि सबस्क्रिप्ट में पी है तो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर था, इसमें सबस्क्रिप्ट में पी है तो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर था, ये आपको याद रखना है। तो ni² अपॉन एन बी और ni² अपॉन एन सी और ni² अपॉन एन ई, ये आपने अलग अलग ले लिया। अब देखो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ कि ये बी है तो ये एन बी, ये सी है तो ये एन सी और ये ई है तो ये एन ई, तो इसका इस्तेमाल करेंगे आगे। ओके, आप शुरू करते हैं डेरिवेशन अपना यहाँ से। बाउंड्री कंडीशन की अगर बात करें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेस रीजन की। ओके, दिस इज बेस रीजन। तो डेल, देखो ये क्या है, अभी आपको जिसने पीछे का सही से नहीं पढ़ा या रिवाइज नहीं किया तो उसको समझ में नहीं आने वाला। तो ये आपकी इक्वेशन पीछे के चैप्टर से उठ के आई हैं, तो इसके लिए आपको पीछे का रिवीजन ज़रूरी है, या तो आपको याद हो सेकंड चैप्टर जंक्शंस वाला, उसमें ये सब था फर्स्ट चैप्टर में, तो वो चीज़ें। तो डेल पी एन बी नॉट की अगर बात करते हैं तो पी एन नॉट बी और ई रेज टू वी बी माइनस अपॉन वी टी माइनस वन, ठीक है। इस तरीके का तो सबको यार ई रेज टू मान लो वी सी अपॉन वी टी माइनस वन, ठीक है, ये चीज़ होती है। और बाहर कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ इसी तरीके का आपका है। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या देखने वाली बात है कि ये वी ई बी की बात हम कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है कि हम ये पी एन नॉट भी ले रहे हैं, अभी कौन सा जंक्शन ले रहे हैं हम, जे ई जंक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो ई हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, सी नहीं आएगा। और जब हम पी एन बी ले रहे हैं, ओके, ये विथ की बात कर रहे हैं, मतलब ये हमने जो बेस रीजन की बात करी है ना, बेस रीजन का होता है ये, ठीक है, ये बेस रीजन है। अब बेस रीजन के इधर हमारा ये एमिटर हो गया और इधर हमारा कलेक्टर हो गया। तो बेस रीजन की अगर दो हम बाउंड्री कंडीशन की बात करेंगे तो एक ये वाली और एक ये वाली, यहाँ पे आपका जेसी जंक्शन टच कर जाता है, यहाँ जेई जंक्शन टच कर जाता है। तो जेई वाले केस में तो हमने ये लिख दिया, और इसी तरीके से जेसी जंक्शन वाले ये बाउंड्री कंडीशन के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। तो पी एन नॉट बी ये सेम रहेगा कांस्टेंट, वी सी बी अपॉन वी टी माइनस वन, तो ये अलग अलग वैल्यूज हैं, ये याद रखेंगे। अब इस मतलब पहली बात तो क्या है ना, मैं क्लियर कर दूं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आप इसको देखना चाहते हैं तो देख ले सकते हैं, समझना चाहते हैं तो ठीक है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। यही सेम करंट इक्वेशन जो आपकी है बेस की, एमिटर की, ये सब हम आगे अलग तरीके से भी सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा शॉर्ट है बट ठीक है, डिस्कस हुआ तो कर लेते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो इसको सॉल्व करने का सीधा सा तरीका और कोई नहीं है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है जो कि इतनी लंबी चौड़ी होती है। हमने चैप्टर 1 या बोले तो 2, मतलब वो पूरा चैप्टर 1 ही था, लेक्चर 18 के करीब करीब, तो वहाँ हमने ये आखिरी में पढ़ा था। अब यहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए कि स्टडी स्टेट के लिए डी पी अपॉन डी टी 0 होता है। ओके, अभी पूरी पी की बात हो रही है, यहाँ पे एन नहीं है कुछ भी। ओके, तो म्यू पी, ठीक है, पी। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि न्यूट्रल रीजन के लिए, ठीक है, बेस अभी कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है, बेस में अलग से हमने कुछ भी अभी बाइसिंग नहीं करी है, वो पूरी तरह अपने आप में न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो आपका ई भी 0 हो जाएगा, और आपका क्योंकि ई 0 है तो ऑब्वियसली बात है डी अपॉन डी एक्स 0 हो ही जाएगा। तो आपका ये टर्म होगा, ठीक है, ये पूरा टर्म 0, इसमें ये 0, ये जी पी आपका, क्योंकि जी पी तब इन्वॉल्व होता है जब आपका कोई लाइट इन्वॉल्व होती है एक्सटर्नल, तो वो भी 0। ओके, एक्चुअल में ये आपका डी ई अपॉन डी एक्स था, तो ये तो 0 ही है। तो यहाँ पे 2 टर्म बचे, एक तो आपका ये डी पी, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और एक आपका आर पी बचा रिकॉम्बिनेशन वाला। ओके, तो यही हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। डेरिवेशन क्या होता है ना कि आपको अगर एक एक टर्म समझ में आ रहा है, एक एक फार्मूला पता है कि ये ऐसा होता है, या तो आपको दिमाग में याद है, तो डेरिवेशन आसान रहते हैं। वैसा ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ अलग होता है डेरिवेशन में। ओके, ये वही लिखा था कि फॉर स्टडी स्टेट, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू ये चीज़ आई। ओके, अब आपको यहाँ पे एक अलग और सोचना है, ठीक है, फ्रॉम हमने p की वैल्यू कैसे लेनी है, इस तरीके से p इक्वल टू पी एन नॉट बी प्लस डेल पी एन बी एक्स, मतलब थोड़ा सा उसमें ये चेंज है और बाकी ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये चेंज का मतलब क्या है, जो आपका ग्राफ इस तरीके से होता था, ये ऐसे नीचे यूँ जा रहा है, तो एक तो कांस्टेंट वैल्यू है उसमें, फिर ये चेंज उसमें ऐड होता जा रहा है, तो इस वजह से हमने इसको ऐसे लिखा है। तो इसी का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये आपको क्या दे देगा, आप एक बार करोगे तो ये तो 0 बन जाएगा, और 2 बार करोगे तो क्या होगा, देखो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आप क्या कहोगे कि डी पी अपॉन डी एक्स, तो पहला टर्म तो 0 बन गया, दूसरा टर्म आपको ये मिला। ओके, इसी का डिफरेंशिएशन, और जब 2 बार करोगे तो फिर इसका डिफरेंशिएशन आपको फिर से करना पड़ेगा, ये चीज़ है। ओके, तो इसी तरीके से ये जो आपका डबल डिफरेंशिएशन है, इसको आप समझ लेंगे, पॉज करके देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, डबल डिफरेंशिएशन ही किया है। तो ये आपका इस तरीके से हो गया, ठीक है। डी पी तो आपका अलग आ गया,
फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डेल पी एन बी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ये डबल डिफरेंशिएशन है। ओके, यहाँ डी टू भी लिख सकते हैं और आपका माइनस आर पी, ठीक है, माइनस आर पी, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो, लेट अस अज्यूम दैट, ये हमने पूरा अजम्पशन ही लिया है कि लेट अस अज्यूम दैट देयर इज़ नो रिकॉम्बिनेशन इन द बेस आइडियल बीजेटी के अंदर, मतलब जब तक आपने बाहर से कुछ भी एक्सटर्नल बाइसिंग या कुछ भी नहीं किया है, मतलब ना तो फॉरवर्ड बाइस किया है ना तो रिवर्स बाइस किया है, तो आपके आइडियल बीजेटी के अंदर कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होता बेस के अंदर, तो आपका आरपी भी जीरो हो जाएगा। तो आपका एक सिंगल टर्म बचा, ठीक है, डेरिवेशन में क्या बचा, सिंगल टर्म बचा, वो भी इक्वल टू जीरो बचा, ठीक है, डी पी इंटू डी स्क्वायर डेल पी एन बी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, फिर आपका यही डी, ठीक है, इसी को हमने लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ये सेम। अब बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के लिए आपका जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है, आपका दो कांस्टेंट हो गए C1x और आपका C2, तो ये आपका जनरल फॉर्म आ गई। अब इनकी वैल्यूज हमें सॉल्व करनी है C1 और C2 की, तो ये डेल पी एन बी एक्स का जनरल फॉर्म आ गया। ओके, कुल मिला के क्या है कि आपका मान लो एक वेरिएबल है y, तो अगर आपको डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर कर है आपका इक्वल टू जीरो, तो इसका जनरल कुछ इसी तरीके से होगा। ओके, तो वही वाली बात है और कुछ भी नहीं है, बस क्या है कि y की वैल्यू आपकी ये है, y की वैल्यू ये y की वैल्यू है। तो C1 C2 डिटरमाइन करने हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में हम बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार आपने x इक्वल टू जीरो लेना है, तो आपका पी एन नॉट बी ई रेस टू वी बी अपॉन वी टी माइनस वन इक्वल टू, ओके, तो ये इसके इक्वल टू, अच्छा ये चीज़ आपको पहले से आपने उसके इक्वल ली हुई थी ये, ठीक है, ये पी एन नॉट बी और इस तरीके से। तो C1 इंटू जीरो प्लस C2, क्योंकि x केवल C1 के संग मल्टीप्लाई है तो वो वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो आपका C2 आपका इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये C2 की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है, पी एन नॉट बी ई रेस टू वी बी, ठीक है, ये वी ई बी है, याद रखेंगे, अपॉन वी टी माइनस वन। अब हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन लेंगे। हमने क्या लिया है कि बेस की जो विद है उसको W मान लिया है, तो अगर इधर x इक्वल टू जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है इधर x इक्वल टू W हो जाएगा। ओके, पूरी विद एक्सटेंड हो जाएगी, तो x इक्वल टू W पे लेते हैं, तो अब C1 के संग W मल्टीप्लाई हो जाएगा और C2 की वैल्यू हमको पता है, तो जब C1 के संग W मल्टीप्लाई हो गया और C2 की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा कि ये जो टर्म है इससे C2 माइनस हो जाएगा जब C2 को इधर भेजेंगे, और अपॉन W से डिवाइड हो जाएगा। तो वही चीज़ करिए, C1 इक्वल टू 1 अपॉन W तो अलग हो गया, और ये जो इधर वाला टर्म था आपका ये वाला, इससे ये वाला टर्म माइनस हो गया, ये आ गया। अब इसमें भी कॉमन निकल सकता है, ठीक है। अब फुल इक्वेशन लिखेंगे डेल पी एन बी एक्स की, वो क्या थी, ठीक है, शॉर्ट में याद कर लेते हैं, आपका सिंपल सा C1x और C2 था। ओके, C1 आपका देखो बड़ा सा है, यह आपका बड़ा है, तो ये देखो ये पूरी इक्वेशन ही C1 की है और उसमें x मल्टीप्लाइड है, ठीक है, ईजी है, x मल्टीप्लाइड है, और उसके बाद आपका ये C2 छोटा सा एक सिंगल टर्म है वो आपका है। अब इसमें से आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये आपकी पूरी इक्वेशन डेल पी एन बी एक्स की निकली अभी, और वो भी आपका बेस रीजन के लिए, फॉर बेस निकला, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब सिमिलरली आप एमिटर रीजन के लिए भी सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, और फिर आप कलेक्टर के लिए भी। तो एमिटर की बात करते हैं, तो एमिटर के लिए x डबल डैश लिया था, ठीक है, एक बार मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपने इधर ये x डबल डैश लिया हुआ है एमिटर वाले रीजन में, x सिंपल x लिया है बेस के लिए और x डैश लिया है कलेक्टर के लिए। ओके, डेरिवेशन ऑफ द करंट इन द पीएनपी बीजेटी। तो पहले आपने बेस रीजन के लिए पूरा सॉल्व किया, समझा, अब आप इसके लिए करेंगे। तो यहाँ पे भी वही बाउंड्री कंडीशन वाली बात कि भाई x डबल डैश इक्वल टू जीरो, तो डेल एन पी ई, वहाँ पे क्या था डेल एन पी बी था, यहाँ ई हो जाएगा, तो ये समझेंगे। अगर जीरो में बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं डेल एन पी ई, और इसमें x की बात कर रहे हैं, या x डबल डैश, इस x डबल डैश में हम जीरो रख रहे हैं ये। तो आपका एन पी नॉट ई, ठीक है, एन पी नॉट ई, ये पूरा एक सिंगल टर्म है कांस्टेंट, ई रेज टू वी बी और अपॉन वी टी, ठीक है, यहाँ पे भी अभी भी बी ही है। ओके, ऑब्वियसली बात है कि बेस रीजन में आप एक जेई जंक्शन के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है, ये जेई जंक्शन है, ये इधर बेस है, इधर एमिटर है। तो जब एमिटर की बात करेंगे तो ओवरऑल आपका केवल और केवल वी ई बी आएगा, और अगर आपने बेस के लिए x इक्वल टू जीरो इधर माना है तो इसके लिए भी आपका वी ई बी ही आएगा, अभी हमारा c इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ओके, तो ये आपका x डैश अगर इन्फिनिटी ले लेते हैं, x डबल डैश अगर इन्फिनिटी ले लेते हैं, क्यों इन्फिनिटी का सीधे से क्या मतलब है, इधर x डबल डैश जीरो है एमिटर के लिए, ठीक है, ये मान लो कि कुछ इस तरीके से चल रहा है, बेस के लिए आपकी एक्सेस इधर जा रही है, पर वो जीरो से लेकर w तक उसका तो फिक्स है, पर ये आपकी फिक्स नहीं है, एमिटर के x जीरो से लेके ये इधर के एक्सटेंड कर रही है, तो ये x डबल डैश इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये बाउंड्री कंडीशंस हैं,
तो इसमें आप कर देंगे इन्फिनिटी लगा देंगे, तो इसमें इन्फिनिटी लगा देंगे तो आप देखोगे ई रेज टू इस तरीके से है, तो ये आपका जीरो ही दे देगा। ओके, ये वैल्यू जीरो दे देगा। तो ये आपको याद रखना है कि जब इसमें इन्फिनिटी लगाएंगे, ये जो डेल एन पी ई है तो ये आपका जीरो दे देगा। और फिर तो बात वही हो गई, यूज़ करना है क्या कि भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, ये सब हमें पहले से पता है। डी अपॉन डी टी जीरो हो जाएगा, जी एन जीरो है, ओके, तो और डी एन बाई डी टी भी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डी एन बाई डी टी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, एक बार कंफर्म कर लेते किस तरीके का ये बीजेटी था। पीएनपी बीजेटी है। ओके, तो अपोजिट कंटिन्यूटी इक्वेशन इस्तेमाल, पी वाले सेमीकंडक्टर में हम ये डी एन बाई डी टी ले रहे हैं। हाँ यही है। ओके, तो ये आपका पहला हो गया, ये डी एन बाई डी टी जीरो स्टेडी स्टेट के लिए, ठीक है। इसमें डी बाई डी एक्स है इसलिए ये जीरो, इसमें ई है इसलिए ये जीरो, इसमें जी एन है इसलिए ये जीरो। तो ऑब्वियस ही बात है, दो टर्म बचे आपके। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन की इक्वेशन लिखेंगे जैसे हमने उधर पी की लिखी थी। पी की भी कुछ इसी तरीके से थी, पी इजकल टू पी एन नॉट आपका बी था और प्लस डेल आपका एन पी इस तरीके से, ठीक है, और बी था और एक्स था। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं, इधर एन की इक्वेशन और इधर पी की इक्वेशन, ठीक है। ये किसके लिए था, ये आपकी इक्वेशन बेस के लिए थी, तो ये बेस के लिए थी, तो ये हो गई इक्वेशन। तो इसमें डी टू एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर अलग निकाल लेते हैं सॉल्व करके, और आर एन अलग निकाल लेते हैं। तो डी स्क्वायर और ये आपका डेल एन पी और एक्स, ठीक है, इस तरीके से इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दिया है। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो आपका जीरो पहले ही हो जाएगा एक बार के डिफरेंशिएशन में। ओके, और आर एन की वैल्यू आपकी ये हो गई डेल एन पी ई एक्स डबल डैश अपॉन टाउ एन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ आप ये रिलैक्सेशन टाइम की मदद से निकाल सकते हैं, ओके, टाउ एन की मदद से। उसके बाद आप क्या करेंगे कि डी एन इंटू डी एन डी टू एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू आर एन। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी हम आर एन को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअल में पीछे इक्वेशन में क्या था कि यही टर्म था मिलता जुलता, ठीक है, वहाँ पी हो गया था, वो इजकल टू जीरो था। पर यहाँ पे क्योंकि हम आर एन को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, इधर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है एमीटर के अंदर। ओके, इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम इसको इक्वल टू आर एन लिख रहे हैं। तो अब हमने आर एन की वैल्यू अलग लगा दी ये, और इसकी वैल्यू ये लगा दी, ठीक है। अब इसमें जो भी सॉल्व, ये वही चीज़ है, ठीक है। ये अब हमने आर एन को इधर लिखा है। अब हमने एक चीज़ और सीखी कि आपका एल एन इजकल टू रूट ऑफ डी एन टाउ एन होता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ डार्क में, एल एन इजकल टू डी एन टाउ एन। अब यहाँ पे क्या है हमारा कि ये क्योंकि हम इसको इक्वल कर दिया हमने, तो इस डी एन को हम इधर ले गए, ठीक है। ये हाईलाइट करके मैंने ये दिखाया है कि इस डी एन को हम इधर ले गए, तो डी एन टाउ एन मल्टीप्लाई हो रहा है, और डी एन टाउ एन किसके इक्वल हो जाएगा, एल एन स्क्वायर के इक्वल। अगर हम इस रूट को हटा देंगे तो ये डी एन टाउ एन आपका एल एन स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो हमने यही किया है, यहाँ पे केवल एल एन स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया है। अब ये इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डी टू, ये किस तरीके की इक्वेशन है, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की इक्वेशन है, इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। तो इसकी इक्वेशन, और कांस्टेंट भी नहीं है, ये वेरिएबल ही है, ये वाई का टर्म है, ठीक है। इसमें क्योंकि एक्स डबल डैश आ जा रहा है तो वाई का ही टर्म है। तो इसी तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे टर्म ऑफ वाई है और इधर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू है, और वाई हमारा ये है, ठीक है। ये पूरी चीज़ क्या है, ये वाई के इक्वल ही है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होता है कि आपका C1 उसमें ई रेज टू, फिर ये आप यूज़ कर लेंगे C2 ई रेज टू यूज़ कर लेंगे। तो अब ये यहाँ पे C1 C2 यहाँ पे निकाल लें, तो एक बार एक्स डैश इन्फिनिटी रखेंगे तो ये टर्म आपका जीरो हो गया, इजकल टू C2 ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी और प्लस C2 ई रेज टू इन्फिनिटी। तो ये टर्म आपका हो जाएगा 1, ई रेज टू इन्फिनिटी हो जाएगा 1, और 1 अपॉन ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी, ये तो जीतेगा 0, तो केवल C2 बचा। तो C2 इजकल टू 0 बचा, क्योंकि C2 मल्टीप्लाई 1 में हो रहा है, तो C2 इजकल टू 0 आपको मिल गया। अब हम निकालेंगे क्या, C1 निकालेंगे, तो उसके लिए एक्स डैश को डबल डैश को 0 रखेंगे। देखो ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी कि बेस की अगर बात करेंगे तो एक्स इजकल टू 0 और एक्स इजकल टू W लिखेंगे, बाउंड्री कंडीशन। अगर आप बात कर रहे हो एमीटर की, तो यहाँ पे x की, वो x की तरह ही है, बट उसको हमने x डैश डबल डैश मान लिया, तो x डबल डैश 0 और इधर x डबल डैश आपका इन्फिनिटी को टेंड करेगा। और अगर हम बात करेंगे इधर कलेक्टर की, तो ये x इजकल टू W के इक्वल में क्या आ जाएगा, x डैश इजकल टू 0, और फिर इधर जाके x डैश इजकल टू इन्फिनिटी। तो ये आपके अलग अलग बाउंड्री कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे हम x डबल डैश इजकल टू 0 का इस्तेमाल करेंगे, और उसका इस्तेमाल करके इसमें हम रख देंगे, ठीक है, x डबल डैश की जगह 0। तो ये इसके इक्वल है पूरा टर्म इधर, और ये आपका C1 ये चीज़, तो ये C1 इजकल टू इसके इक्वल आ जाएगा, ये पूरा ही टर्म आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, ओके। 1 अपॉन ई रेज टू 0 आपका हो जाएगा 1। तो ये चीज़ हो गई आपकी, ठीक है। C1 इजकल टू ये टर्म आ गया। तो अब फिर वही चीज़ इक्वेशन 3
यहाँ पे हमने C1 और C2 दोनों को एक साथ रख दिया, ठीक है, एक बार C1 और एक बार C2, और उसमें जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो सब हमने देख लिया, तो ये हमने एक साथ रख दिया है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, एमिटर रीजन के लिए सॉल्व हो गया। अब कलेक्टर की बात कर लेते हैं, लगभग सिमिलरली मैनर में ही होगा। तो यहाँ पे डेल एन पी एक्स डैश हम लेंगे एक्सिस के तौर पे, ठीक है, एन पी आपका सी, तो यहाँ पे वहाँ पे बी था, फिर ई हुआ, अब यहाँ पे सी आ जाएगा, और एन पी नॉट सी, हमेशा सी आएगा, तो एक्स डैश माइनस एन पी नॉट सी। तो यहाँ पे एन पी नॉट सी, अगर हम एक्स को 0 ले रहे हैं तो, अगर हम एक्स डैश, सॉरी एक्स तो है ही यहाँ पे, एक्स डैश इन्वॉल्व है, एक्स डैश को 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये एन पी आपका नॉट ही बन जाएगा, एन पी नॉट सी और एन पी नॉट सी, तो ये 0 दे देगा पहली बात। तो एक्स डैश इजकल टू 0 लेने पे ये आपको और क्या दे रहा है, डेल एन पी सी नॉट की वैल्यू क्या होगी, एन पी नॉट सी और ई रेज टू वी सी बी अपॉन वी टी, ठीक है। अब यहाँ पे ये वी सी बी इन्वॉल्व हो गया, ओके, वी सी बी अपॉन वी टी इज -1, तो एक तो ये कंडीशन आ गई। दूसरा, उसी एक्स डैश को इन्फिनिटी पे टेंड कराएंगे तो ये आपका डेल एन पी सी इन्फिनिटी पे आपको 0 दे देगा वैल्यू, ओके। तो ये क्यों, क्योंकि आप इसमें इन्फिनिटी करेंगे तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होकर 0 ही वैल्यू दे देगा आपको, अगर आप एक्स डैश को इन्फिनिटी रख देंगे तो। ये आपकी कंडीशन आई। तो ये तो सिंपल सी कंडीशन जो सबसे शुरू में हम इस्तेमाल करते हैं। आप इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन में डालेंगे, हर बार हमने पिछले दोनों डेरिवेशन में यही किया कि कंटिन्यूटी इक्वेशन में डाला है। तो ये स्टेडी स्टेट की वजह से 0, ये डी बाई डी एक्स की वजह से 0, ये ई की वजह से 0, ये जी एन की वजह से 0, आपके 2 टर्म बचे, ठीक है, मैंने लिख दिया है कि ये एंड ये 2 टर्म बचे आपके। अब यहाँ पे सिंपल हम जो पहले लेते हैं कि एन इजकल टू, जैसा हमने सबसे पहले तो पी इजकल टू लिया था, फिर एमीटर में एन इजकल टू लिया था, फिर से कलेक्टर में एन इजकल टू लिया है, तो एन पी नॉट यहाँ पे सी कर देंगे ई की जगह, और डेल एन पी सी एक्स डैश, ओके। तो बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं। हम अगर एन की बात करें, एमीटर के लिए जो हमने लिया था वहाँ क्या था, एन पी नॉट ई था वहाँ पे, प्लस डेल एन पी और ई था, और वहाँ पे एक्सिस थी एक्स डबल डैश, और यहाँ पे ये आ गया। तो बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। तो डी टू एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका ये तो 0 हो जाएगा, और यह आपका इसी टर्म का डबल डिफरेंशिएशन आपका इधर बच जाएगा। और आर एन आपका, जैसे कि हमने एमीटर में भी इस्तेमाल किया था तो कलेक्टर में भी इस्तेमाल करेंगे कि ये इस तरीके से हो गया, डेल एन पी सी एक्स डैश अपॉन टाउ एन। और सेम जो आपका इधर हमने अब इसको 0 के इक्वल लिखा, तो जब हम इन दोनों को एक तरफ मतलब अलग अलग ले जाएंगे, इक्वल कर देंगे, तो ये आपका डी एन इधर चला जाएगा, और ये डी एन इंटू टाउ डी, ये आपका सॉरी डी एन इंटू टाउ एन, ये आपका क्या बना देगा, एल एन बना देगा। तो एल एन स्क्वायर बना देगा, ऑब्वियस सी बात है, इस रूट को हटाएंगे तो एल एन स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम मेथड है बिल्कुल, एमीटर और कलेक्टर का तो बिल्कुल ही सेम मेथड है, ओके। तो ये हो गया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, वो भी कुछ उसी तरीके का निकलेगा जैसा पीछे निकला था कि डेल एन पी सी एक्स डैश इक्वल टू C1 ई रेज टू और C2 ई रेज टू प्लस C2 ई रेज टू। तो एक्स डैश को इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 के इक्वल आ गया, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा एक्स डैश इन्फिनिटी पे। तो C1 ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी C2, तो सिमिलरली यहाँ पे भी C2 0। तो आप ये याद रखेंगे कि इन कलेक्टर एंड एमीटर, मैं यहाँ पे लिखा ही हूँ, मैं ये लिख देता हूँ कि इन कलेक्टर एंड एमीटर आपका कंक्लूजन लिख देता हूँ कि आपका C2 0 ही रहेगा दोनों में, इन बोथ कलेक्टर एंड एमीटर आपका C2 0 रहेगा, ठीक है। इसको कंक्लूड कर लेते हैं, मदद करेगा, याद रहेगा। केवल C1 आपको लिखना है, ठीक है, बेस में दोनों टर्म आ रहे थे तभी उसका लंबा एक्सप्रेशन बना था। तो ये तो 0 हो गया, अब आपको C1 निकालना है। तो अब ये केवल इतने के इक्वल बची, मतलब ये वही इक्वेशन है बट ये न्यू इक्वेशन हो गई, मतलब हमने न्यू इक्वेशन को रीटाइप किया, मतलब ओल्ड इक्वेशन को रीटाइप करके लिखा है। ये आप देख रहे होंगे, तो ये जो येलो से है ना, यही वाली इक्वेशन हमने यहाँ लिख दी क्योंकि C2 0 हो गया, तो ये हमने केवल ये बनाया। अब हमें C1 निकालना है, तो उसके लिए बाउंड्री कंडीशन एक्स डैश 0 रखा, तो ये हमने पूरा उसी तरीके से सब सॉल्व कर लिया। तो C1 आपका इसके इक्वल आ गया, तो सिंगल टर्म आ जाएगा और उसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ई रेज टू माइनस एक्स डैश अपॉन एल, ये मल्टीप्लाई हो गया। और ये आपका जो टर्म है, ये आपका जो टर्म है, ये पूरा आपका क्या है, ये आपका C1 है, ओके, ये पूरा टर्म आपका C1 है। तो नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फाइनली आपकी करंट्स को। तो यहाँ पे हमने क्या क्या निकाला, हमने ये डेल एन पी सी एक्स डैश निकाला, फिर हमने डेल एन पी ई एक्स डबल डैश निकाला, इसको मैं यहाँ लिखूँ, डेल एन पी ई एक्स डबल डैश निकाला है। और हमने क्या निकाला है उसको भी लिख देता हूँ, हमने डेल आपका पी एन बी और एक्स, ठीक है, ये 3 इक्वेशन हमने निकाली है, एक डबल एक्स के लिए, एक एक्स डैश के लिए और एक एक्स के लिए। यहाँ तक हमने अभी इतना ही किया है इस लेक्चर के 24 मिनट्स लगभग 39 सेकंड्स में। अब हम बात करते हैं एमीटर करंट की।
तो एमिटर करंट आपको साफ साफ पता है कि एमिटर करंट दो करंट में आपकी डिजॉल्व हो जाती है। तो IPE जो कि होल्स के वजह से, अगर हम PNP टाइप के उसकी बात कर रहे हैं, पहले तो ये याद रखना कि PNP में आपका ये मेन होती है और ये आपकी नेग्लिजिबल होती है, दूसरी है INE। तो ये आपको पता है कि I = IPE + INE। अब होल करंट की बात करेंगे एमिटर से बेस के लिए, अगर ओके एमिटर से बेस के लिए, तो IPE की बात करते हैं x = 0, मतलब हमने x वाली x लिए यहाँ, तो ये दिखा रहे हैं, तो वो इस तरीके से हो गई। -q एरिया DP अलग हो गया आपका, और B बेस के लिए है, ये शो कर रहा है, ये एक्चुअल में आपका पूरा DPB है, ठीक है। DP तो आपका सिंपल होता है, आपको पता है कोफिशिएंट, और ये बेस के लिए इसलिए B लगा दिया यहाँ पे, और d/dx ये del PNB x। अब इसी को हमने सॉल्व किया था del PNB x को, है ना। तो इसी को हमने इसको देखो ब्रैकेट में डाला और इसको सॉल्व करके इधर लिख दिया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर बात करें तो d/del PNB x/dx इसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरे के इक्वल, ओके। और इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे, तो del PNB x आपका कुछ इस तरीके से आ गया, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। टर्म फॉरगेट कर गए थे, तो PN0 भी आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो वहीं से ऊपर हमारा एक्स्ट्रा क्या था, ये था, ये जो येलो से हाईलाइट हुआ है QADPB, तो इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, और अपॉन W भी है इसमें, ओके। W इससे आया है, ये W है, तो देखो QADPB और W, और ये जो आपका ये टर्म है, ये PN0 भी ये बाहर आ गया है, ये पूरा एक अलग हो गया, और ये आपका अंदर सॉल्व होके आया है, ठीक है। e⁻VEB/VT -1 और e⁻VCB/VT -1, ठीक है, दोनों ही इसमें टर्म आ गए हैं सॉल्व करने के बाद। जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये आपको ये दोनों इसमें मिल रहे हैं फिलहाल तो, ओके। पहली हमारी एमिटर की करंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो गया। अब सिमिलरली INE निकालें अगर, तो वाक कुछ इस तरीके से होगा, सिमिलरली उसमें भी कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है। तो -q INE किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, P वाले सेमीकंडक्टर या एमिटर के अंदर, ठीक है। एमिटर P टाइप का है बट इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो Q DNE A, ओके। ठीक है, एक्चुअल में क्या है ना, ये होल करंट की अगर बात कर रहे थे तो एमिटर से बेस की तरफ जाती हुई, तो बेस में करंट जा रही है, इसलिए यहाँ पे इसको सबस्क्रिप्ट में B हमने लिया है। तो सबस्क्रिप्ट याद रखेंगे, एक बार मैंने याद दिला दिया कि सबस्क्रिप्ट में बड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये INE है, तो यहाँ पे एमिटर ही लिया है, ये DNE A d/dx, और इस del NPE x" का पूरा हम डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे हमने एक साफ साफ देखा था कि हम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे, del PNB का कर रहे थे, बेस वाले का, जो सबसे पहले हमने सॉल्व किया था, ओके। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं है, ये आपने लिखा, फिर इसका ये डिफरेंशिएशन कर दिया d ऑफ ये, तो इसके अंदर जो भी टर्म है, ठीक है, और x' को आप x" को 0 कर देंगे, क्योंकि एमिटर वाले उसकी बात कर रहे हैं, तो x" इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये जो भी है इसका आप करेंगे, और x" को 0 कर देंगे, तो ये आपको सॉल्व होकर कुछ इस तरीके से टर्म देगा। जब ये इस तरीके से देगा, और बाहर आपको पता है कि क्या क्या है, -q, ठीक है, DNE A आपका बाहर है, और ये सॉल्व होके NP0E और अपॉन ln भी आया है इसमें, ठीक है, इसमें ln भी आया है, ये याद रखेंगे, ओके। तो ln भी आया है, ये याद रखेंगे। तो QA DNE NP0E अपॉन ln, ठीक है, ये लगभग तो ऐसा तो पीछे वाले उसमें भी था, IPE में, उसमें ln नहीं था, इसमें ln भी आ गया। तो टोटल एमिटर करंट की बात करते हैं, ओके। तो इसमें देखो QA तो कॉमन दोनों में हो गया, और इधर भी ये QA है, इसमें DPB है, PN0 भी है, अपॉन W है, और इसमें अपॉन एक बार ln है और एक बार W है। तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब इसको मैं एक एक टर्म को आपको बता नहीं रहा हूँ, बट आपने पूरा लेक्चर देखा है, आपके पास नोट्स है, तो आप देख सकते हैं इसको खोल के कि ये कुछ इस तरीके से आपका है, इतने टर्म इसमें आ रही है। टोटल कलेक्टर करंट है एकदम एक्यूरेट, ओके, बिल्कुल एक्यूरेट आपका जो कलेक्टर करंट, सॉरी एमिटर करंट होनी चाहिए, ये वो वैल्यू है इसकी, बट इतना बड़ा हम यूज़ नहीं करते हैं। सिमिलरली कलेक्टर करंट की अगर बात करें तो वो भी कुछ इसी तरीके से होगा, ठीक है। कैसे होगा, QA × DPB PN0B अपॉन W e⁻VEB अपॉन VT -1, और माइनस ऑफ फिर QA, और यहाँ एक बार ln एक बार W, और ये, ओके। तो ये एक बार ln और एक बार W जो है ना, ये आपका कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, आप देख रहे हैं, ये आपका ये बेस वाली साइड में इस्तेमाल हो रहा है, जब आपका एमिटर बेस से मिल रहा है, और यहाँ पे जब आपका बेस कलेक्टर से मिल रहा है, तो तब आपका ये दो टर्म वाला इस्तेमाल हो रहा है, जिसके अंदर दो टर्म है, और केवल ये एमिटर वाली बात हो रही है, तो यहाँ पे सिंगल टर्म है, और यहाँ पे भी सिंगल टर्म है। और एक चीज़ और आप ध्यान दो बहुत अच्छे से, कि जब ये सिंगल टर्म है ना, तो यहाँ पे VCB आप वोल्टेज ले रहे हो अपोजिट वाला,
ओके। और जब ये कलेक्टर करंट के अंदर सिंगल टर्म वाला जो टर्म है, ये सिंगल टर्म वाला टर्म है ना पूरा, इसके अंदर आप कलेक्टर करंट के अंदर वी ई बी ले रहे हो अपोजिट वाला। देखो इसको पॉज करके आप देखो बहुत अच्छे से, इस समय स्क्रीन पे एमिटर करंट और टोटल कलेक्टर करंट दोनों ही लिखी हुई हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा कंपेयर करके देखो। इसका सिंगल टर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये इसका सिंगल टर्म है, ओके। एक बार और हाईलाइट करते हैं, ये इसका सिंगल टर्म है, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब बात करते हैं बेस करंट की। सिमिलरली बेस करंट भी, तो वो भी इसी तरीके से हो गया, पर वहाँ पे दोनों सिंगल सिंगल टर्म होंगे, ओके, क्योंकि वहाँ पे हम इन्वॉल्वमेंट लेंगे बेस करंट का एमिटर की तरफ और बेस करंट का कलेक्टर की तरफ। तो वहाँ पे जो ये बी वाला टर्म होता था, ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो NP0E है और NP0C है, यहाँ पे बी का कोई टर्म नहीं है। ऐसे यहाँ पे ये जो सिंगल वाला टर्म है ये बेस के तरह है, तो DPB PN0B, और आपका बाकी तो फिर ये C वाला होगा ही, और इसमें B वाला भी एक टर्म है। तो इस तरीके से हो गया ये। यहाँ केवल और केवल आपका E वाला और C वाला टर्म है, ठीक है, नो आपका B वाला कुछ नहीं है। तो बेस करंट कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब कुल मिला के टर्म्स का एडिशन है। एक ये सिंगल सिंगल वाले टर्म होते हैं जो कि बेस करंट में दोनों ही मौजूद रहेंगे, और एक डबल वाला टर्म होता है, जैसे कि एक तो ये सिंगल वाला टर्म हो गया कलेक्टर करंट में, और एक ये डबल वाला टर्म हो गया कलेक्टर करंट के अंदर। इसी तरीके से एक ये डबल वाला टर्म हो गया एमिटर करंट में, और एक ये सिंगल वाला टर्म हो गया एमिटर करंट के अंदर। अच्छा, अब एक बात सुनो, ये जितना भी किया है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पहली बात तो। और आगे बढ़ते हैं। फिर एक्टिव रीजन की अगर बात करें तो JE आपका फॉरवर्ड बायस है, JC रिवर्स बायस है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ये भी बोला है कि आपको e⁻VEB/VT और e⁻VCB/VT जो इन्वॉल्व हो रहा है उनकी वैल्यूज आपको थोड़ा सा समझनी है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस है तो VEB आपका ग्रेटर देन 0 है, तो आपकी इस पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि VEB ग्रेटर देन 0 है तो ये ग्रेटर देन 1। अब क्योंकि VCB रिवर्स बायस है तो एक लेस देन 0 है, तो ये भी आपका लेस देन 1 होना चाहिए, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर का जो वोल्टेज है अगर वो लेस देन 0 है तो ये e⁻² वाला टर्म लेस देन 1 होगा। अगर इसके अंदर का वोल्टेज ग्रेटर देन 0 है तो ये e⁻² वाला टर्म आपका ग्रेटर देन 1 होगा, ये याद रखेंगे। सो एमिटर करंट को और फर्दर सॉल्व करें तो आपका ये कुछ इस तरीके से आ गया। ये टर्म हमने कॉमन ले लिया, एक आपका INE वाला करंट है, एक IPE वाला करंट है। अब क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ये आपका किस तरीके से हो गया, A/Q तो आपका बाहर है ही, इसमें हम NI² भी सप्लाई करेंगे, ओके। और NI² कैसे कैसे ये समझो आप, ये जो आपका मैं हाईलाइट करके दिखाऊँ, ये जो NP0E है इसको मैंने NI² और आपका NB में चेंज कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे जो PN0B है इसको मैंने मतलब वही आपका NI² और इसके संग में ये आपका NE में चेंज कर दिया, ओके। इसको मैं अगर लिखूँ यहाँ पे तो ये आपका NP0E जो है और आपका PN0B जो है, इसको दो टर्म में आपने डिवाइड कर दिया, एक तो NI² ऊपर और आपका नीचे इसमें NB, और यहाँ पे सॉरी NE होगा ना, ये तो E वाला है, इसको मैं दूसरे से लिखता हूँ NI²/NE, और यहाँ पे NI²/NB, तो इनसे रिप्लेस कर दिया। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ कंक्लूजन निकलना शुरू हुआ है जो कि काम का है, अभी तक ऐसा बहुत ज़्यादा काम का नहीं था, तो ये तो आपका निकला। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर ये जितना भी आपका ये अलग से टर्म आ रहा है ना, पहले थोड़ा मैं इनको हटा दूँ, ओके। ये जितना भी अलग से टर्म आ रहा है ये पूरा ही आपका एक कांस्टेंट हमने मान लिया जो कि है आपका IE0, ओके। बाकी e⁻VEB/VT -1, तो एक्चुअल में शॉर्ट में आपका ये होती है एमिटर करंट, और उसके अंदर आपका जो IE0 होता है वो एक्चुअल में इतना बड़ा ये टर्म होता है, तो ये याद रखेंगे, ओके। मेन तो ये याद रखेंगे ये वाली इक्वेशन, बट ये टर्म इसके अंदर का IE0 भी अगर याद रख सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है। सिमिलरली इसकी बात करते हैं कलेक्टर करंट की, तो यहाँ पे भी वही चीज़ करते हैं कि NI² और अपॉन ये NB, और NI² अपॉन ये NB इधर और NC इधर, इससे रिप्लेस कर देते हैं, ओके। अब आप ये ठीक है, ये तो आपका एमिटर करंट हो गई, कलेक्टर की बात कर रहे हैं, इससे रिप्लेस कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं एक चीज़, पहले मैं इनको लिख देता हूँ, ये आपका VEB है, और अभी केवल आपका VEB है। तो जो कलेक्टर करंट की बात कर रहे हैं, इज अ फंक्शन ऑफ एमिटर टू बेस जंक्शन वोल्टेज, ठीक है, केवल ये VEB का फंक्शन है, आप ये नोट डाउन करेंगे, एंड इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टर टू बेस जंक्शन वोल्टेज। तो जो कलेक्टर करंट होती है वो अपने आप में VCB के इंडिपेंडेंट होती है, उसके अंदर VCB नहीं मौजूद होगा।
ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था एक। अब इसी कलेक्टर करंट की शॉर्टर वर्जन भी देखेंगे तो आई सी इजकल टू आई सी नॉट ई रेज टू वी ई बी अपॉन वी टी। ठीक है, इसमें भी वी ई बी है और आपका एमिटर करंट में भी वी ई बी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका एमिटर और कलेक्टर करंट दोनों में ही केवल वी ई बी इन्वॉल्व है, ना कि वी सी बी कहीं नहीं है। ओके, और बाकी आई सी नॉट की आपकी शॉर्टर वैल्यू इसी से निकल आएगी। ठीक है, इसमें जो भी ये सब होगा आई सी नॉट के लिए शॉर्टर होगा, वो आप याद रखेंगे। ठीक है, ये जो टर्म है इसके अलावा जो भी है वो सब आई सी नॉट में ही आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है कि इनएक्टिव रीजन की अगर बात करें, एक मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट देख लेते हैं कि इनएक्टिव रीजन एज कलेक्टर करंट एंड एमिटर करंट आर अ फंक्शन ऑफ वी ई बी। ठीक है, जो मैंने पहले बता दिया कि वी ई बी का ही फंक्शन है। ठीक है, वी ई टू बी मतलब वी एमिटर टू बेस जंक्शन वोल्टेज, हैंस बेस करंट विल ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ एमिटर टू बेस जंक्शन वोल्टेज। अब क्योंकि आपकी 3 करंट होती हैं इस तरीके से आई सी प्लस आई बी। अब आप एक ऑब्वियस सी बात समझो कि जब ये दोनों ही आपकी करंट केवल वी ई बी का फंक्शन है तो आप आई बी को एक तरफ लिख सकते हो। आई बी आपकी क्या हो गई, आपकी हो गई आई ई माइनस आई सी। तो जब ये एक तरफ हो गई और इधर आपकी ये जो दोनों करंट है ये वी ई बी का फंक्शन है, तो आई बी भी आपका वी ई बी का ही फंक्शन होगा। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था छोटा सा, यही वो बोल रहा था। बाकी फिर देखेंगे लेक्चर 30A के अंदर।